आज जो है अध्याय आपका जो विलियम का अध्याय 8 को देखेंगे। ये जो अध्याय है अन्वेषण और विचारण से संबंधित है। अपराधों का पता लगाना और उसका अन्वेषण और विचारण, अपराधों के अन्वेषण और विचारण से संबंधित है। ये सेक्शन 50 से शुरू होता है। सेक्शन 50 सेक्शन 50 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 50 कहता है भूधारक तथा अन्य व्यक्ति इत्तला देंगे। इत्तला से संबंधित है, सूचना से संबंधित है। इत्तला यानी सूचना, सूचना से संबंधित है। ये इत्तला देने से संबंधित है या इत्तला भी लिख सकते हैं। इत्तला या सूचना से संबंधित है। किसकी, कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? भूधारक की, जिसका कब्जा है वो व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति क्या देगा? सूचना देगा। पहला देखिए इसका क्या कहता है। ये कहता है जब कभी इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी भी भूमि पर किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण संग्रहण किया जाए या भांग के पौधे की खेती की जाए। तो तीन चीजें कह रहा है कि किसी की भी भूमि पर अगर विनिर्माण किया जाता है, किस चीज का? मादक द्रव्य का किया जाता है विनिर्माण, या क्या किया जाता है? उसका संग्रहण या भांग के पौधे की खेती खेती की जाती है। काय की जाती है? भांग की, भांग की खेती की जाती है। तो जो भी भूधारक व्यक्ति है, जिसकी भूमि है, जो उस पर कब्जा रखता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना दे। किसको दे? पहला है कि ऐसी भूमि का कोई भी स्वामी या अधिभोगी और किसी ऐसे स्वामी या अधिभोगी का कोई भी अधिकर्ता। कौन देगा ये सूचना? कोई भी अधिभोगी दे सकता है, इस्तेमाल कर रहा है उस भूमि को, उसकी जिम्मेदारी होती है। या उसका स्वामी हो सकता है, मालिक, या अन्य कोई अभिकर्ता हो सकता है जो उसकी तरफ से काम करता है, उसकी तरफ से देख रेख करता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ये तीनों की जिम्मेदारी है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अवैध रूप से ये मादक द्रव्यों का क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है, संग्रह किया जाता है, या भांग के पौधे की खेती की जाती है, तो उसकी सूचना दी। अधिभोगी, स्वामी, उसका जो मालिक है, या उसका अभिकर्ता है, तीनों की जिम्मेदारी। ठीक क्या कहता है? भी कहता है समस्त ग्राम मुखिया, जी ग्राम के जो मुखिया होती है, मुखिया और कौन कौन को जो अन्य अपराधों के बारे में कह रहा, मुखिया जो होते हैं, ग्राम लेखपाल, लेखपाल अकेला रखेंगे, लेखपाल, लेखापाल क्या होता है? अपने यहाँ पटवारी बोला जाता है ना, यूपी में लेखापाल बोला जाता है ना। तो लेखापाल पटवारी एक ही चीज है। चौकीदार, गांव के चौकीदार होते हैं, गांव में चौकीदार होते हैं। और ग्राम सरकार या प्रतिपाल अधिकरण की ओर से भूमि के राजस्व या लगान के संग्रहण में नियोजित किए गए समस्त अधिकारी। अन्य कोई अधिकारी आ सकते हैं इसमें जो नियोजित की जाती है, अन्य अधिकारी। तो कौन कौन है? गांव का जो मुखिया होता है, लेखपाल या पटवारी होते हैं, चौकीदार होते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी, खेती जिसकी भूमि है उसकी तो जिम्मेदारी है ही, साथ में इन लोगों की जो ग्राम में नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी वगैरह, तो इनकी भी ड्यूटी है कि वो सूचना अवैध रूप से जो मादक द्रव्य का विनिर्माण किया जा रहा है किसी की खेती पे, जमीन पर, या उसका संग्रहण किया जा रहा है या खेती की जा रही है, तो उसकी ये सब जानकारी है अगर इनकी नॉलेज में है तो। आगे कहता है इस बात के लिए आबद्ध होंगे कि वे युक्ति प्रत्युक्ति न होने पर इस तथ्य की सूचना तथा सूचना उस तथ्य की उसको जानकारी होते ही मजिस्ट्रेट को या आबकारी पुलिस या भू राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को दे। तो ये कह रहा है कि किन किन को दे, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन है। ये तो कॉमन चीज है, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई खास नहीं है। अब ये लोग सूचना किन किन को देंगे ये कह रहा है। पहले किस किस को दे सकते हैं? मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट हो उसको सूचना दे सकते हैं जी। आबकारी या आबकारी कोई अधिकारी उसको दे सकते हैं, कोई आबकारी अधिकारी उसको दे सकते हैं, या पुलिस को दे सकते हैं,
या फिर क्या कर सकते हैं, कोई भू राजस्व का कोई अधिकारी है या उसको दे सकते हैं राजस्व, भू राजस्व का कोई अधिकारी है उसको दे सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको, कौन कौन को ये सूचना दे सकते हैं, या तो जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा जो पहले आएगा उसको दे देंगे, या कोई आबकारी अधिकारी है उसको दे सकते हैं, पुलिस को भी दे सकते हैं, या भू राजस्व के कोई अधिकारी जो भी है उसको ये सूचना देंगे। किन चीजों के बारे में सूचना देंगे, ये विधि विरुद्ध जो मादक द्रव्यों का विनिर्माण किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है, या कोई भांग के पौधे की खेती की जा रही है और इनकी जानकारी में वो चीज है। तो क्वेश्चन आपका बस इतना है, इतना सा क्वेश्चन है ये बनेगा आपका। ये तो आपको कॉमन है, ये तो याद रहते हैं कि जो मुखिया वगैरह है गाँव के, है ना, जो लेखपाल पटवारी चौकीदार होते हैं और जो खेत जो उसके मालिक होते हैं, या जो उसका अधिभोगी है जो इस्तेमाल कर रहा है भूमि को, या उसका एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है, नौकर कर्मचारी कहते हैं जिससे वो होता है, उन सभी की जिम्मेदारी है ना। तो ये तो कॉमन है, ये पूछ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है कि कौन किस किसको दे सकते हैं। इसमें आपको पूछेंगे तो मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, आबकारी अधिकारी कोई है उसको दे सकते हैं, आबकारी अधिकारी कोई भी है उसको भी दी जा सकती है, पुलिस को भी दी जा सकती है, और भू राजस्व के अधिकारी को भी दी जा सकती है। ठीक है, जमीन से संबंधित है ना, इसीलिए भू राजस्व के किसी अधिकारी को भी दी जा सकती है। तो आपको केवल इतना है, ये वाला जो पॉइंट है इसका ये याद रखना। ठीक, अब देखिए सेक्शन जो है इसका 51, सेक्शन जो है 51 ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है विनिर्माण और विक्रय के स्थानों पर प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति। तो ये काय की शक्ति है, निरीक्षण की शक्ति, काय की शक्ति है, निरीक्षण की शक्ति। और ये कह रहा है कौन कौन कर सकता है निरीक्षण, कहाँ पे निरीक्षण करना है, जहाँ विनिर्माण होता है और विक्रय किया जाता है, दोनों जगह है विनिर्माण, जहाँ बनाई जाती है शराब या उसका विक्रय किया जाता है। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो, ये फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ डिस्टिलरी वगैरह होती है वहां भी की जा सकती है तलाशी निरीक्षण, और जो बिकती है जो वाइन शॉप होती है वहां भी, तो दोनों जगह निरीक्षण और तलाशी की जा सकती है, जहाँ बनाई जा रही है या जहाँ क्या किया जा रहा है उसका विक्रय किया जा रहा है, जो वाइन शॉप कहते हैं जिन्हें तो उधर भी उसका भी निरीक्षण किया जा सकता है। अब देखना आपको ये है केवल कि कौन निरीक्षण कर सकता है, कौन कौन जा सकता है, क्या आबकारी अधिकारी अकेला जाएगा, क्या पुलिस भी जा सकती है, या कोई अन्य अधिकारी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहता है आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या कोई भी आबकारी अधिकारी जो कि ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे या उस संबंध में सम्यक रूप में सशक्त किया गया हो, कोई भी पुलिस अधिकारी। तो कौन कौन आ रहा है इसमें, आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त जा सकता है, कौन कर सकता है, दूसरा कोई भी कलेक्टर कर सकता है, निरीक्षण की बात कर रहा है, कलेक्टर कर सकता है, आबकारी अधिकारी कर सकता है, आबकारी अधिकारी कर सकता है। इन तीनों को तो पावर है ही है, ये तीनों को कर ही सकते हैं, और पुलिस कर सकती है जब राज्य सरकार ने उन्हें क्या किया हो, सशक्त किया। पुलिस के लिए क्या है, सशक्त किया गया हो, राज्य सरकार ने उनको शक्ति दी, इतना दी शक्ति दी हो राज्य सरकार ने, अगर पुलिस को स्पेशल पावर दी हो तो पुलिस भी कर सकती है। तो कौन कौन कर सकता है, आबकारी आयुक्त निरीक्षण कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, और आबकारी अधिकारी कर सकता है, ये तो करते ही है। और अगर इनको सशक्त किया तो ये भी कर सकते हैं, तो ये चार लोग कर सकते हैं अगर इनको सशक्त को, लेकिन कब ये कब करेंगे, जब इनको सशक्त किए तो ये करते ही, इनको पावर है ही, आबकारी आयुक्त को है, कलेक्टर को है, और आबकारी अधिकारी को। तो आबकारी अधिकारी और आबकारी आयुक्त दोनों है, क्योंकि आबकारी का एक्ट है और कलेक्टर भी यही मान हुआ। और बाकी इनको अगर राज्य सरकार सशक्त करे पुलिस वालों को तो ये भी कर सकते हैं, सम्यक रूप में सशक्त किया गया, तो पुलिस के लिए सशक्त किया गया है ना, अगर राज्य सरकार ने पावर दी है तो ये लोग कर सकते हैं। बाकी इन लोगों का पावर है, आबकारी विभाग है तो इनका तो है ही, संग में कलेक्टर का भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ना, इतना आपका क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। ये रैंक जो है आपको याद रखनी, बस क्वेश्चन में से 51 सेक्शन याद रखना है, निरीक्षण की शक्ति है ना, ये काय की शक्ति है, निरीक्षण की, जाके वहां चेक करना कि क्या कैसा कार्रवाई चल रही है उसके बारे में। अब इसमें एबीसी और दिया गया है, क्या है देखिए, ये कहता है दिन या रात में किसी भी समय किसी भी ऐसे स्थान में जिसमें कि कोई भी अनुव्यक्त विनिर्माता किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण
या उसे भंडारित करता हो प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा। ये कह रहा है कि दिन और रात दोनों में, दिन में भी जा सकता है और रात में भी जा सकता है, यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये तीनों है जो आबकारी आयुक्त हो, चाहे कलेक्टर हो या आबकारी अधिकारी हो या सशक्त किया गया कोई पुलिस अधिकारी, तो ये दिन या रात में किसी भी समय निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कब जा सकते हैं? दिन और रात 24 घंटे की हो गया था, दिन और रात में कभी भी। यहाँ ऐसा नहीं है कि रात में नहीं जाएंगे, तो ये दिन और रात में चार मतलब दिन 24 घंटे में कभी भी क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं जब उनको लगता है कि अवैध रूप से क्या किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है या उसका विक्रय किया जा रहा है। तो ये 24 घंटों में कभी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये जा सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको, दिन और रात जा सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं। अगला कहता है उन घंटों में जिनके दौरान विक्रय की अनुज्ञा हो, किसी समय और किसी भी ऐसे अन्य समय जिसके की दौरान वह खुला रहता हो, किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ की इस अधिनियम के अधीन अनुव्यक्ति धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई मादक द्रव्य विक्रय के लिए रखा जाता हो, प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा। ये कहता है विक्रय के दौरान, मतलब जो काम काज के घंटे होते हैं, कोई दुकान है, मान लीजिए अपन बिना बिकने की बात करें थे, बिकने की कोई दुकान है, उसका टाइम रहता है, वो कब खुलती है, तो जब भी वो खुलती है, जो कामकाज के जो घंटे होते हैं कामकाज के, उन घंटों में जाके ये क्या कर सकता है? उसका निरीक्षण कर सकता है। ये इसीलिए लिखा है कि अब दुकान बंद होगी तो क्या हो करेगा, दुकान बंद है तो थोड़ी ना तोड़ के घुस जाएगा, है ना। तो इसीलिए दिन रात क्या, फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, दिन में भी चलती है, रात में भी, तो दिन रात घुस सकते हैं। अब दुकान तो क्या होता है, निश्चित टाइम होता है कि सुबह मान लीजिए 8 बजे से खुल गई, रात में 10 बजे तक खुली, तो वो काम काज के जो घंटे होते हैं, उन काम काज के घंटों में ये कभी भी जा करके क्या कर सकता है? उसका निरीक्षण कर सकता है। अगला कहता है लेखाओं तथा रजिस्ट्रों की परीक्षा कर सकेगा और ऐसे स्थान में पाई जाने वाली किसी सामग्रियों, भोगा पात्रों, उपकरणों, साहित्य या मादक द्रव्यों की परीक्षा, जांच, माप या तौल कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? उनका जो रिकॉर्ड होता है, लेखा होती है, लेखा मतलब जो रिकॉर्ड होता है, उनका रिकॉर्डों की जांच कर सकता है कि कितना माल आया, कितना गया, कितना बेचा। इसके अलावा जो उपकरण वगैरह होते हैं उनकी भी जांच कर सकता है, उपकरणों की, जो भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों की जांच कर सकता है, उनका मेजरमेंट वगैरह कर सकता है कि ठीक है कि नहीं है। है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा शराब का मेजरमेंट करने के लिए उपकरण रखने हैं आवश्यक है, तो उन उपकरणों की जांच कर सकता है कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ठीक है या नहीं है, इस तरीके की भी जांच कर सकता है। तो क्वेश्चन बस आपका करना है ये, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर और आबकारी अधिकारी, ये तो तीनों है सशक्त, ये तीनों तो करते ही हैं। और बस इतना याद रखिए, पुलिस तब करेगी जब उसको सशक्त किया गया, सशक्त किया गया हो या शक्ति दी गई हो, हिसाब आपको भी पावर दिया जाता है, आप जा सकते हैं, तभी करेंगे पुलिस वाले ये विनिर्माता या विक्रेता को परेशान। जो मादक द्रव्यों के विनिर्माता है या विक्रेता होते हैं, उनको ये तभी जाके क्या कर सकते हैं? उस चीज का निरीक्षण कर सकते हैं। तो मोस्टली यही रहते हैं, इनको सशक्त नहीं करते, इनको इनके साथ जाने के लिए कह देते हैं कि आप जाइए, आपका रियायत जा रहा है, उसको पुलिस वालों को लेके जाएगा, कलेक्टर भी पुलिस वालों को लेके जाएगा, ये भी सब पुलिस को लेके जाते हैं। तो सशक्त वही हो जाते हैं कि चलिए आप उनको ले जा रहे हैं, ये आदेश पर देते हैं और उसके साथ जाते हैं, है ना। तो पर्टिकुलरली पुलिस वाले छापे नहीं मारने जाते आबकारी की दुकान पे, है ना, इसीलिए नहीं जाते कि जिस पुलिस वालों की आदत ही में पता है ना आपको, अगर इनको पावर दे दे तो ये रोज छापे मारे जाके कौन के उसके शराब वालों के। और जैसे सब्जी वालों की फ्री सब्जी लेते हैं, वैसे शराब भी लेंगे किसी किसी चक्कर में इनको दे दिया जाता है डायरेक्टली, है ना। तो ये आपको देखना है, आपको इतना ध्यान रखना है। 50 और 51 जो है, 50 जो है सूचना से संबंधित और 51 कैसे संबंधित है? निरीक्षण से, तलाशी से, जो निरीक्षण किया जाता है चीजों के, उससे संबंधित है, निरीक्षण करने से संबंधित है। अब देखिए 52 क्या कहता है, सेक्शन 52। 52 कहता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने, अधिग्रहण के दायित्वाधीन वस्तु का अभिग्रहण करने और तलाशी लेने की शक्ति। ये क्या कहता है? वारंट के बिना गिरफ्तार और उसका तलाशी लेने की शक्ति से संबंधित है। अभिग्रहण और तलाशी, अभिग्रहण और तलाशी, वो निरीक्षण था, ये क्या है? तलाशी, दोनों में अंतर है। निरीक्षण होता है चीजों को देखने जाना, परखने जाना कि ठीक से व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है, और तलाशी क्या होती है? किसी अपराध को नहीं हुआ उसके लिए की जाती है, सर्च की जाती है, चीजें खोली वगैरह जाती है, देखा जाता है, तो तलाशी।
ये अभिकरण मतलब जब्ती भी है और तलाशी भी, दोनों ये है। कितने में? 52 में। यहाँ देखिए पुलिस को भी आ जाएगी पावर। वहां किसको थी? पुलिस को तब थी जब सशक्त हो। देखिए ये क्या कहता है, और कब है? वारंट के बिना। वारंट के बिना कब है? ये वारंट की बगैर वारंट की कह रहा है। वारंट के साथ तो कर ही सकते हैं, लेकिन वारंट के बिना की बात कर रहा है। वारंट के साथ तो जो उसको भी वारंट दिया जाता है वो तो कर ही सकता है, वो तो कोई दिक्कत है ही। और ये कह रहा है वारंट के बिना अभिकरण और तलाशी, धारा कितने में? 52 में। इसका पहला क्लॉज देखिए ये क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कोई भी आबकारी अधिकारी या कोई भी अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न पद का ना हो, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, या इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक रूप से सशक्त किया गया राजस्व विभाग का कोई भी एक अधिकारी या अधिकारियों का वर्ग ऐसे निर्बंधन, निर्बंधन यानी जो शर्तें हैं उनके अधीन, निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, इस निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है। तो कुल मिला के कौन मुख्य रूप से कौन कौन कर सकते हैं इसमें? आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी कर सकते हैं। दूसरा कौन कर सकता है? कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी कर सकते हैं। तीसरा कौन कर सकता है? राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी जिसको सरकार ने क्या किया हो? सशक्त किया हो। राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जैसे राज्य सरकार ने स्पेशली, या तो कई अधिकारी हो सकते हैं स्पेशली, उनको क्या किया हो? सशक्त किया गया हो। ऐसे अधिकारी वगैरह जो क्या कर सकते हैं? वारंट के बिना या अन्य या अन्य व्यक्ति को भी कर सकती है सरकार। ये अन्य व्यक्ति भी लिखा है। अन्य व्यक्ति को अगर सरकार चाहे तो अन्य कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को सरकार पावर दे सकती है कि अभिकरण या तलाशी ले सकता है। सरकार की शक्ति है, सरकार किसी को भी दे सकती है ना। तो आबकारी अधिकारी होते ही है, पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग का अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी जो होते हैं वो वारंट के बिना जो सशक्त की जाए, अन्य अधिकारी के लिए सशक्त की जाए, राज्य सरकार ने उनको पावर दिया हो तब अन्य व्यक्ति जो होता है वो कर सकता है। ये क्या कर सकते हैं? ये वारंट के बिना क्या कर सकते हैं? जब्ती कर सकते हैं, अभिकरण कर सकते हैं, या उस स्थान की जहां उन्हें लगता है कि अपराध किया गया है तलाशी भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका पहला क्या कहता है। पहला जो बता रहा है, जो ऊपर अपने जो अपराध पढ़े हैं उनके बारे में कह रहा है, ऊपर पढ़ लेते हैं इनको। तो आपका क्वेश्चन ये भी यहीं से बनेगा, बस इतना आपको इसमें क्या करना है? सेक्शन याद रखना और ये याद रखना, बस और कुछ याद नहीं रखना। अब पढ़ लेते हैं क्या है। ये कहता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 23 का, धारा 34, 35, 36, 36 ए, 36 बी, 36 सी, 33, 38 ए, 40 या 49 ए के अधीन दंडनीय अपराध करता हुआ पाया जाए, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। ये सारी जो धाराएं लिखी हैं उनके बारे में कह रहा है कि उपरोक्त पहले जो आपने धाराएं पढ़ी हैं, जैसे कि 23 के है, 34 है, 35, लगभग सभी धाराएं आ गई हैं इसमें। 35, 36, 36 से, 36 बी, 36 सी, 33, 38 से, 40 और 49 ए जो अपन अभी पढ़ के आए, कल अपन ने पढ़ा है। इस तरीके का कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये तीनों जो चारों अधिकारी हैं, तीनों चारों चार ही मानी है, तो इन चारों लोगों को क्या अधिकार है कि वो वारंट के बिना क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। वारंट के बिना क्या कर सकते हैं ये लोग? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जो पूर्व, तो वो धाराएं आपको नहीं याद रखना कि कौन कौन सी धाराएं, वो नहीं रखना आपको, है ना। सभी लगभग है, केवल आपको ये रखना है। अगर ऐसा आपको बस इतना याद रखो कि आबकारी अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध किया जाता है, मदिरा संबंधी कोई अपराध किया जाता है, तो आबकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व विभाग का अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जो सशक्त किया गया हो, किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। बस आप इतना याद रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है देखिए, दूसरा कहता है किसी मादक द्रव्य या अन्य वस्तु का जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तथ्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिनियम के दायरे के अभिगमन करेगा, उन्हें निरुद्ध करेगा। दूसरा कह रहा है, जब्ती की बात कह रहा है कि कोई ऐसी वस्तु अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाती है, जिस ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसको कि जो आबकारी अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है या राजस्व विभाग का अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो या अन्य कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या लगता है कि ये जो वस्तु है
ये क्या है, जब्ती के अधीन होगी, जब्ती के अधीन होगी। उसको क्या लगता है कि जो वस्तु है इसका इस्तेमाल किसी गलत काम में किया गया है, यानी आबकारी अधिनियम से संबंधित वस्तु है, उसको ऐसा लगता है कि जो वस्तु है वो इस अधिनियम से संबंध रखती है और उसका गलत इस्तेमाल किया गया है या किया जा रहा है, तो क्या कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है, अभिग्रह कर सकता है। क्या कर सकता है, उसको अभिग्रह कब कर सकता है, जब उसको लगता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में वो वस्तु उसके पास है या उस अधिनियम इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है उस वस्तु के संबंध में, तो उस वस्तु को भी वो क्या कर सकता है, अभिग्रह कर सकता है, जब्त कर सकता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है किसी भी व्यक्ति को जिस पर तथा किसी भी जलयान बेड़ा यान पशु पैकेज पाक या आवश्यक जिसमें या जिस पर किसी ऐसी वस्तु होने की संदेह का उसके पास युक्तियुक्त कारण है विरोध कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा। ये कह रहा है कि कोई वस्तु वगैरह को क्या है, कोई वाहन वगैरह है ना, कोई वाहन वगैरह होता है, कोई बेड़ा वगैरह होता है, कोई गाड़ी वगैरह होती है, उनको लगता है कि जो आबकारी वाला जो सामग्री है या मादक द्रव्य संबंधी सामग्री है वो इस पे लदी हुई है, इसके द्वारा ले जाई जाती है, तो वो पूरे वाहन को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, अधिकृत कर सकता है, जब्त कर सकता है, जहाँ पे जिस पे भी लदी हो, जहाज भी हो सकता है, वाहन भी हो सकता है, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो भी है उस पे लगा हुआ है, उसको लगता है इस तरीके का कोई सामग्री लदी हुई है जो मादक द्रव्यों से संबंधित है और अधिनियम के उल्लंघन में लगी हुई, तो वो क्या कर सकता है, उसको भी अधिकृत कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है इसका। दूसरा क्लॉज कहता है जब किसी व्यक्ति पर यह अभियोग लगाया जाए कि उसके संबंध में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह किया जाए कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है और ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करे या ऐसा नाम या निवास स्थान बतला दे जिससे मिथ्या होने का विश्वास करने का ऐसे अधिकारी के पास कारण हो, तो वह ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा जिसको उसका नाम तथा निवास स्थान अनिश्चित किया जाता है। जो सीआरपीसी का सीधा सीधा प्रोविजन आप देख रहे हैं ना, सीआरपीसी का सीधा सीधा प्रोविजन है ये, तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जब भी कोई अधिकारी है किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, उसका नाम आदि पूछते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं, उनको लगता है कि या तो ये नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं बताता, या तो व्यक्ति एक तो कंडीशन ये होती है या गलत नाम बता रहा, उनको ऐसा लगता है कि गलत नाम पता बता रहा है, गलत नाम बता रहा है, पता बता रहा है, कैसा बता रहा है, गलत नाम या पता बता रहा है, तो वो अधिकारी क्या कर सकते हैं, वारंट के बिना, वारंट के बिना क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों गिरफ्तार कर सकते हैं, ताकि उसका नाम और पता स्पष्ट किया जा सके, पता लगाया जा सके, क्योंकि अगर छोड़ देंगे नाम पता पता नहीं बाद में क्या करेंगे, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपना या तो नाम ही नहीं बताता या नाम बता रहा है तो गलत बताता, उनको लगता है अधिकारी को ऐसा, या वो पता बता रहा है वो गलत बता रहा है या बता ही नहीं रहा है, तो जो अधिकारी है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं वारंट के बिना। किस उद्देश्य से गिरफ्तार कर सकते हैं, ताकि उनका नाम और पता निश्चित किया जा सके। तो जो सीआरपीसी का सीधा सीधा प्रोविजन आप जानते हैं, नाम पता बताने के लिए वारंट के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी है ना, तो यही सेक्शन जो उसका जब सब क्लॉज है 2 में लिखा है, तो यहाँ भी एक अधिकारियों को वारंट के बिना उसको गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई। ठीक है, ये बस इतना ही है, इसमें बस आपको इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना है। ये भी सी रखना चाहे बी में जब्ती हुई इकाई की वस्तुओं की जो जब्ती इकाई में हुई बी में, पहले का बी। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें क्रम से, बस बाकी आपको इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, सेक्शन याद रखना है। तलाशी से संबंधित सेक्शन जो है कौन सा है, 52 और 51 काय से संबंधित था, 51 निरीक्षण से संबंधित है, ये याद रखें। 50 इत्तला से संबंधित है, 50 काय से संबंधित था, 50 सूचना था, सूचना याद रख लीजिए, सूचना था। 51 क्या था, 51 था आपका क्या कहते हैं इसको, निरीक्षण। 51 था निरीक्षण से संबंधित है, 51 निरीक्षण से, और 52 आप जान गए अभिहरण से संबंधित है या तलाशी से संबंधित है, ये आपको ऐसी तरफ से इसको याद रखना है। ठीक है, ये पूछे सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं और रैंक वाइज जैसा जिस पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अधिकारी वगैरह करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन बन ही रहा है उसमें, उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें बन भी नहीं रहा है। अब देखिए सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 53 क्या कहता है,
सेक्शन 53 कहता है मजिस्ट्रेट की वारंट जारी करने की शक्ति। ये वारंट जारी करने की शक्ति, वारंट जारी करने की शक्ति कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। वारंट का जारी करना कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। कैसे करेगा? ये देखिए, ये कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट इत्तला मिलने पर ऐसी जांच यदि कोई हो के पश्चात जिसे वे आवश्यक समझे या विश्वास करने का कारण रखता हो कि धारा 34, 35, 36, 36 से 36 बी, 36 सी, धारा 33, 38, 38 से 49, 39 सॉरी 39 या धारा 40 के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है या कि उसके किए जाने की संभावना है तो वह, ये मतलब जो पूर्वोक्त धाराएं बताई गई हैं 34 है, 35 है, 36 है, 36 के जो सारे क्लॉज हैं ये भी करके वो क्लॉज है सी तक। उसके अलावा 38 है, 38 ए है, 39 है या 40 है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस अधिनियम के तहत जो क्या किया जा रहा है, कोई अपराध किया जा रहा है, यहाँ इन धाराओं के तहत कोई अपराध किया जा रहा है या अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, वो जांच करेगा। जांच करने के बाद उसे ठीक लगता है तो क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है। कब कर सकता है? पहला है, पहला कहता है किसी भी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए जिसके संबंध में उसके पास ये विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई भी मादक द्रव्य, भंकापात उपकरण, साधित या सामग्रियां जो ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, किया जा रहा है, किया जाने की संभावना है, रखी गई है या छिपाई गई। ये बता रहा है रीजन कि क्यों वो जारी करेगा वारंट। उसको लगता है कि कोई भी स्थान वगैरह है जहाँ पे मादक द्रव्यों से संबंधित कोई अपराध किए जाते हैं, कोई उपकरण, भक्कापात वगैरह लिखता है तो अपन यहाँ उपकरण कहेंगे कि कोई भी उपकरण रखे हुए हैं या कोई भी पात्र वगैरह, कोई भी अन्य सामग्रियां हैं जिसकी जो अधिनियम के उल्लंघन में प्रयोग की जा रही है ना, या अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है, तो ये क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है। मतलब जो भी वस्तु वगैरह है या कोई अवैध शराब वगैरह है उसकी जब्ती आदि के लिए क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। बी क्या कहता है? देखिए, बी कहता है किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जिसके की संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी भी अपराध करने में लगा रहा है, लगा हुआ है या उसमें उसके लगे रहने की संभावना, वारंट जारी कर सकती है। ये क्या कह रहा है कि वस्तुओं की जब्ती के लिए वारंट जारी करा कितने में? 53 का एक। तो 53 बी में क्या कर रहा है? गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति जो क्या है इस अधिनियम के उल्लंघन में लगा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहा है? वारंट जारी कर रहा है। तो 53 ए में क्या है? वारंट काय के लिए? वस्तुओं के लिए, वस्तु की जब्ती वगैरह के, वस्तु याद रखो आप, वस्तु जो वगैरह है, चीजें वगैरह है, उनके लिए जब्ती के लिए वारंट जारी कर रहा है। और यहाँ किसकी? व्यक्ति की गिरफ्तारी, किसकी? व्यक्ति की। तो ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट वारंट किस धारा में जारी करेगा? 53 बी में। क्या होता है कभी कभी थोड़ा बारीक वैसे तो पेपर पूछते हैं, लेकिन कभी बारीक के अंदर से पूछा तो क्या पूछ लेंगे? इसमें 53 ए बी सी ऐसे कर लेंगे। तो आपको याद रखना 53 बी में गिरफ्तारी काय की? व्यक्ति, पहले वस्तु फिर व्यक्ति। तो कॉमन है, आप याद रखना पहले वस्तु फिर व्यक्ति, पहले वस्तु है फिर व्यक्ति, बस इतना याद रखना। तो आपको ए भी याद नहीं करना, आपको पता ही है कि ए है और बी है, पहले वस्तु है फिर व्यक्ति, बस इतना याद रखना। तो आपका वैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहले वस्तु के बारे में फिर व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, अब है 54, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है? ये कह रहा है वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति। काय के बिना तलाशी लेने की शक्ति? वारंट के बिना। ये तलाशी की बात कह रहा है, वारंट के बिना। क्या है ये? तलाशी, सर्च की बात कर रहा है। वारंट के बिना क्या है? तलाशी लेने की शक्ति। ये देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है देखिए, जब कभी किसी आबकारी अधिकारी के पास जो ऐसे पद से, ये हो गया क्या? नहीं, हाँ ये नहीं हुआ अभी। ये कह रहा है जब किसी आबकारी अधिकारी के पास जो ऐसे पद से निम्न पद का ना हो, जैसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 34, धारा 35, धारा 36, 36 से 36 बी
36C, 37, धारा 38, 38 से 39 या धारा 40 के अधीन अपराध किया गया है, किया जा रहा है या उसके किए जाने की संभावना है। तीनों बातें, चाहे अपराध किया गया हो या अपराध वर्तमान में किया जा रहा हो या आगे उसके किए जाने की संभावना है, तो तीनों है ना। और यह कि ऐसी तलाशी अपराधी के निकल भागने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वह अपने इस विश्वास के आधारों को अवलिखित करने के पश्चात ऐसी शर्त के अधीन रहती हुई जैसी की विधि की जाती है, कॉमन बात है वाली कि जो तुरंत कार्रवाई जहाँ की जाना आवश्यक सीआरपीसी की यही तरीके से तुरंत, जहाँ कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जहाँ शीघ्र या तुरंत या शीघ्र कार्रवाई किए जाना आवश्यक होता है। ये कह रहा है इस तरीके की कोई मामला है, कौन सा करेगा, कोई भी आबकारी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया, कोई भी अधिकारी जो हो राज्य सरकार द्वारा, कोई भी आबकारी अधिकारी, कैसा अधिकारी, आबकारी अधिकारी जो राज्य द्वारा क्या किया गया हो सशक्त किया जाना आवश्यक है। तो राज्य कोई भी आबकारी अधिकारी तलाशी ले सकता है, वारंट के बिना तलाशी कौन ले सकता है, ये आबकारी अधिकारी। यहाँ पुलिस वाली बात नहीं आई तो कौन करेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कौन लेगा तलाशी वारंट के बिना, आबकारी अधिकारी। पुलिस भी ले रही थी ऊपर, वो उस सेक्शन में ले रही थी, लेकिन यहाँ कौन ले रहा है 54 के तहत आबकारी अधिकारी को सशक्त किया गया है कि जहाँ तुरंत वाला मैटर है, शीघ्र वाला मैटर है कि भैया जब तक वारंट लेने जाएंगे तब तक तो ये फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो उपरोक्त वारंट धारा है उनसे संबंधित कोई अपराध या तो कर रहा है या कर चुका है या आगे करने वाला, तीनों स्थिति में या तो कर चुका है या कर रहा है वर्तमान में या आगे जाके करेगा, ऐसी संभावना है। जब तक ये वारंट लेने जाएंगे तब तक तो भाग जाएगा, तो शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो भी आबकारी अधिकारी है वो ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये कहता है इसमें हम दिन या रात में, सेम वही बात है, वही भाषा जो तुम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार पढ़ देते हैं। दिन या रात में किसी भी समय किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, उसमें प्राप्त किसी वस्तु का जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधिग्रहण के दायरे में अभिग्रहण कर सकेगा। ये क्या कर रहा है, दिन या रात में क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है, दिन हो चाहे रात हो। और कोई भी वस्तु जो उसे आपत्तिजनक लगती है उसको क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। आपत्तिजनक कोई भी वस्तु है, आपत्तिजनक कोई भी वस्तु लगती है, आपत्तिजनक का मतलब क्या, आपत्तिजनक का मतलब इस अधिनियम का जो उल्लंघन कर रही है, इस तरीके की जो वस्तु लगती है तो क्या कर सकता है, जो उसको जब्त कर सकता है। आपत्तिजनक वस्तु है जो इस अधिनियम का उल्लंघन करती है, ऐसा उसे लगता है तो उस वस्तु को क्या कर सकता है, वो जब्त कर सकता है, दिन या रात में कहीं कभी भी जा सकता है। कारोबार की बात है, बी क्या कहता है, देखिए बी क्या कहता है, ऐसे स्थान में पाए गए किसी व्यक्ति को जिसके की संबंध उसके पास विश्वास करने के कारण की वह यथापूर्वक ऐसे अपराध का दोषी है विरोध कर सकेगा तथा उससे तलाशी ले सकेगा, यदि वो उचित समझे तो उसे गिरफ्तार भी कर सकेगा। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए उस स्थान में कोई अन्य व्यक्ति भी पाया जाता है, व्यक्ति आदि पाया जाता है जहाँ ये तलाशी आदि ले रहे हैं और उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो उसने इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध किया है या अपराध में शामिल रहा है, इस तरीके का उन्हें लगता है, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की या तो तलाशी ले सकता है ना, सामने इसमें कोई वस्तु आदि को नहीं छिपा रही थी, तलाशी ले सकता है या उसे क्या कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। दोनों कर सकता है, तलाशी भी लेके छोड़ सकता है कि सीधी तलाशी ले ली कि क्या पता इसमें कुछ छुपा तो नहीं, इसकी तलाशी लेके भी छोड़ सकता है, या उसका इससे काम नहीं बनता, उसको लगता नहीं इस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। अब जब उस स्थान में पाया जाता है जहाँ कोई अपराध किया गया है, ये दोनों कार्रवाई वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं याद रखना, आपको बस इतना रखना है। और ये दोनों कार्रवाइयाँ तो कॉमन है, सीआरपी तो प्रोसीजर है, ये आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा, सब जगह यही प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है कि इसमें कोई अलग हटके बताया हो। हाँ अलग लिख दिया है लेकिन है तो सेम कोई प्रोसीजर, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। जो वारंट में होता है, जो वारंट के बिना जो होती है चीजें, वही चीजें इधर दी गई। अब देखिए सेक्शन क्या कहता है, 54(1), 54(a), 54 का या ए, 54(a) देखिए क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन पूछा जाता है। बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी,
काय के लिए गिरफ्तारी, वादा या हमला, ये सेक्शन पूछा जाता है, वादा और हमला। अब देखिए आप अगर किसी को आबकारी वगैरह अधिकारी वगैरह या अन्य कोई अधिकारी जो इस अधिनियम का पालन कर रहे हैं, उस काम काज में लगे हुए हैं, उनको अगर आप वादा या हमला डालोगे तो क्या करेंगे, उनका वारंट लेने जाएंगे मजिस्ट्रेट का, वो तुरंत आपको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हो। सेक्शन 54 ए कहता है, इसमें भी आपको केवल सेक्शन याद रखना है, केवल सेक्शन, और सेक्शन काय से संबंधित है, ये वादा या हमला, जब वो काम कर रहा है आबकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है और आप उसके काम में रुकावट डालते हैं या उस पर ही हमला कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा अधिकारी क्या कर सकता है, आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें लगा कोई भी आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सके। कॉमन सी बात है जो कहा है, अगर वो अपनी इस अधिनियम का पालन कर रहा है, कोई भी अधिकारी, कोई भी आबकारी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है, इस अधिनियम का पालन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप क्या करते हो, उसमें जाके उसको बाधा पहुंचाते हो, उसको हमला करते हो, तो वो क्या करेगा, वो आपको वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। परंतु कहता है, परंतु इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति की जमानत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा मंजूर की जाएगी यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट के समक्ष अथवा पुलिस या आबकारी अधिकारी के समक्ष समझाने के लिए पर्याप्त जमानत दे दी जाए। ये थोड़ा सा इसमें परंतु जोड़ दिया गया है। परंतु ये कह रहा है कि जमानत कौन कर सकता है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति ही उसकी क्या कर सकता है, जमानत दे सकता है। ये नहीं कि आप गिरफ्तार हो गया फिर न्यायालय जाएंगे वहां से जमानत होगी, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसके बाद हमला डाल रहा था। तो जो अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है, अगर आप वो जमानत की रकम भर देता है वो व्यक्ति, तो क्या किया जा सकता है, उनको जमानत पे छोड़ा जा सकता है। जो जमानत की राशि है अगर वो भर देता है, तो जिस व्यक्ति ने या जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया था या आबकारी अधिकारी है, उनके क्या था, कहा था 54, यथास्थिति मजिस्ट्रेट के समय पुलिस अधिकारी के सब उच्च संजाति के लिए पर्याप्त जमानत दे दी जाए। तो ये कह रहा है कि उप संजाति के लिए जैसी भी स्थिति हो कि आबकारी अधिकारी आगे जाके, अब देखिए इनको जमानत तो हो जाती, जमानत के बाद आगे कार्रवाई चलेगी, या तो आबकारी अधिकारी की, आबकारी आयुक्त के यहाँ कार्रवाई चलेगी, या मजिस्ट्रेट न्यायालय में कार्रवाई, मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई कार्रवाई चलेगी, जैसी भी स्थिति हो, तो उनके यहाँ उपस्थिति के लिए अगर ये जमानत भर देते हैं तो फिर इनको छोड़ दिया जाए। ये थोड़ा सा चूड़ा है कि आप जमानत भर देते हैं तो कौन छोड़ देगा, जिसने आपको वारंट के बिना गिरफ्तार किया था, जब आप बाधा या बाधा आदि कार्य कर रहे थे या हमला कर रहे थे, तो वही अधिकारी आपको, अगर आप जमानत भर देते हो न्यायालय में उपस्थिति के लिए या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए या आबकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए, अगर आप जमानत भर देते हो तो क्या कर दिया जाएगा, आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें पूरा। अब देखिए, अब है सेक्शन 55, अन्वेषण के मामले में आबकारी अधिकारियों की शक्तियां। सेक्शन 55 में शक्ति है काय के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में, कौन के मामले, किसके मामले में, अन्वेषण के मामले, अन्वेषण संबंधी शक्तियां हैं। किसकी शक्ति है, आबकारी जो अधिकारी, उनकी इन्वेस्टिगेशन संबंधी शक्तियां कितने में दी है, 55। अन्वेषण के मामले में आबकारी अधिकारियों को क्या शक्तियां प्राप्त है, ये कह रहा है सेक्शन 55। जैसे पुलिस की अन्वेषण की शक्तियां होती हैं, वैसे ही आबकारी जो अधिकारी उनकी भी अन्वेषण की शक्तियां, उनका भी इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर है, ये सेक्शन 55 बताता है। देखिए ये कहता है पहला इसका क्लॉज, पहला क्लॉज कहता है ऐसी पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का तथा ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे कोई भी आबकारी अधिकारी धारा 34, धारा 35, धारा 36, 36 ए, धारा 38 का एक या धारा 39, धारा 40, 40 ए के अधीन अपराधों के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 के उल्लंघनों द्वारा किसी पुलिस थाने के अधिकारी को प्रदान की। तो बस एक ही चीज निकल के आई, अब जो आबकारी अधिकारी कर्मचारी है वो किन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो पुलिस को दी गई। अन्वेषण की कौन सी शक्तियों का पालन करेगा, जो पुलिस को दी गई, कहाँ पे दी गई, सीआरपीसी, है ना, जो सीआरपीसी के अधीन पुलिस को दी गई है शक्तियां,
पुलिस को दी गई है, वो अन्वेषण के मामले में जो शक्तियां सीआरपीसी के अधीन पुलिस को है, वही शक्तियां अन्वेषण के मामले में किसको होंगी, आबकारी अधिकारी को होंगी। तो किसको शक्तियों के मामले में, अन्वेषण के मामले में कुछ नहीं लिखा, केवल वो लिखा कि जो अन्वेषण की शक्तियां पुलिस को होती हैं, वही अन्वेषण की शक्तियां किसको होंगी, आबकारी अधिकारी को होंगी। पुलिस को कहाँ दी गई, सीआरपीसी में दी गई। तो सीआरपीसी के अधीन जो शक्तियां अन्वेषण में पुलिस को है, वही शक्तियां आबकारी अधिकारी को भी प्राप्त होंगी। परंतु कैसा है, परंतु कोई भी ऐसी शक्ति ऐसे निर्बंधनों तथा उपांतरणों के अधीन होगी जैसे कि राज्य सरकार नियमों द्वारा भेद कर सके। ये तो परंतु जोड़ दिया, परंतु ये कहता है, परंतु ये कहता है निर्बंधन मतलब शर्तों के साथ हो सकती है। शर्तें मतलब जो शक्तियां तो पुलिस की होंगी होंगी, कुछ निर्बंधन या उस पर दायित्व के साथ भी सौंप सकती है सरकार, या तो ऐसे कि जैसा सौंप सकती शक्ति जैसी की है वैसी उठा के, या इनके लिए अलग से भी शर्तें भी लगा सकती। तो ये तो राज्य की पावर है। तो अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो जो अन्वेषण की शक्तियां हैं, आबकारी अधिकारी को जो शक्तियां अगर राज्य सरकार को लगता है कि दे रही है वो शक्तियां, तो उस पर वो कोई कंट्रोल वगैरह लगा सकती है, शर्तें वगैरह लगा सकती है। तो ये तो राज्य की पावर है। ठीक है, राज्य सरकार को रोकेगी नहीं ये धारा। राज्य सरकार चाहे अपनी तरफ से उसमें कुछ शर्तें और जोड़ सकती है, ठीक है, कुछ निर्बंधन भी लगा सकती है। तो ये परंतु कहता है कि राज्य सरकार लगा सकती है, तो कॉमन बात है। और राज्य सरकार तो रोकेगी नहीं ये धारा कि साथ पुलिस की शक्ति होगी, अब राज्य सरकार उनको रोक नहीं सकती, नहीं, राज्य सरकार उन पर शर्तें लगाना चाहे तो लगा सकती है। दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है, एक मिनट, क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है उक्त संहिता की धारा 156 के प्रयोजनों के लिए वह क्षेत्र जिसके की संबंध में आबकारी अधिकारी को उपधारा 1 के अधीन सशक्त किया गया हो, पुलिस थाना समझा जाएगा और ऐसा अधिकारी उस थाने का वारसादिक अधिकारी समझा जाएगा। ये कह रहा है कि जो आबकारी अधिकारी का जो है तो क्या समझा जाएगा, पुलिस थाना। जैसे पुलिस थाने में काम किया जाता है वैसे ही इनको माना जाएगा। और जब ये अन्वेषण की वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं तो इनको भी पुलिस अधिकारी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इनको भी पुलिस अधिकारी ही माना जाएगा। उस समय जब ये अन्वेषण कर रहे हैं उस समय पुलिस की जो शक्तियां वही पावर करेंगे तो उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इनको वही माना जाएगा। ठीक है, जैसे पुलिस को माना जाता है वैसे इनको भी माना जाएगा। अन्वेषण कर रहे हैं तो भैया ये पुलिस थाना है और ये पुलिस अधिकारी, सेम कोई प्रोसेस है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। तीसरा क्या कहता है, उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई भी ऐसा अधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश किए बिना और ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएं, इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध से जिसका उसने अन्वेषण किया हो या जिसकी उसे रिपोर्ट की गई हो, संबंधित समझे गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्रवाई रोक सकेगा। ये कह रहा है मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट वगैरह जिसको राज्य सरकार ने क्या किया हो, सशक्त किया गया हो। मजिस्ट्रेट है, कोई मजिस्ट्रेट है जिसको राज्य सरकार ने क्या किया, सशक्त किया गया, शक्ति दी है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि कोई कार्रवाई आदि जो पुलिस आबकारी वाले जो कर रहे हैं कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन संबंधी जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लगता है कि अब कार्रवाई रोक देना चाहिए तो वो रोक सकता है, कार्रवाई रोकने का आदेश पारित कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको राज्य सरकार सशक्त करती है, अगर उनको लगता है कि आबकारी अधिकारी की जो कार्रवाई है समाप्त कर देनी चाहिए, तो वो आबकारी अधिकारी की कार्रवाई को रोकने का आदेश पारित कर सकता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, आबकारी अधिकारी कर रहे हैं। और कौन सी शक्तियां रखती है, पुलिस की जो शक्तियां होती है इन्वेस्टिगेशन संबंधी वो समस्त शक्तियां इनको भी होती है और इनको भी पुलिस ही थाना माना जाएगा उस समय, और उस समय इनको भी पुलिस अधिकारी की तरह से ही समझा जाएगा। ठीक, अन्वेषण के मामले में। अब देखिए जब अन्वेषण हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, है ना। अन्वेषण हो गया है तो ये कह रहा है 56, जब अन्वेषण हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, है ना। तो ये काय की रिपोर्ट है, अन्वेषण की रिपोर्ट है। अन्वेषण की रिपोर्ट के बारे में कह रहा है कि अन्वेषण की ये रिपोर्ट, अब आपने इन्वेस्टिगेशन कर दिया है ना, तो उसकी रिपोर्ट भी बनाओगे। जैसे पुलिस चार्जशीट बनाती है इसी तरीके से आपको भी रिपोर्ट बनाना होगी। तो कितने में दी गई, 56 में दी गई है कि जब अन्वेषण वगैरह हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट आगे तैयार की जाएगी। देखिए ये क्या कहता है,
यदि धारा 55 की उपधारा 1 के अधीन सशक्त किए गए किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने पर प्रतीत हो कि अभियुक्त के अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तो अन्वेषण अधिकारी जब तक कि वह धारा 55 की उपधारा 3 के अधीन कार्रवाई न करे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को की गई पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा जो कि उस मामले की जांच करने या उसका विचारण करने की अधिकारिता रखता हो तथा पुलिस रिपोर्ट पर अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त हो। सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जब आपका कोई रिपोर्ट, जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट कब तैयार करते हैं? जब उनको लगता है कि मामला बनता हुआ दिखता है, उनको लगता है कि मामला बन रहा है और पर्याप्त साक्ष्य हो गए हैं, तभी देगा ना वो। उनको लगता है कि साक्ष्य भी जुटा लिए उन्होंने, मामला भी बन रहा है, कुछ अपराध घटित हुआ है, साक्ष्य है उनके पास, कलेक्ट कर लिए साक्ष्य, तो ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को भी क्या समझा जाएगा, पुलिस रिपोर्ट ही समझा जाएगा। इस रिपोर्ट को भी क्या समझा जाएगा, पुलिस रिपोर्ट। जैसे पुलिस करती है ना सीआरपीसी, वही पुलिस रिपोर्ट ही समझा जाएगा, बस इतना याद रखना। इस रिपोर्ट के भी क्या समझा जाएगा, पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा। जैसे कि पुलिस चालान पेश करती है वैसे ही इनका भी माना जाएगा। ये भी डायरेक्टली न्यायालय में चालान पेश करते हैं, ये भी पुलिस रिपोर्ट होता है एक तरीके से। ये भी पुलिस ही कहलाते हैं, आबकारी पुलिस कहते हैं ना उनको, तो ये पुलिस ही है एक तरीके से। बस ये काय की पुलिस है, ये आपके मजरा वाले पुलिस है, बस इतना अंतर है। तो ये भी आबकारी पुलिस कहलाते हैं। तो ये भी उनकी भी वही प्रक्रिया है कि ये जो बस ये है कि पुलिस वाले क्या होते हैं, जो अपने शासन क्या कहते हैं, व्यवस्था बनाए रखना काम होता है। इनका क्या काम है, जो मादक द्रव्य वगैरह उनके संबंध में व्यवस्था बनाए रखना, उसके संबंध में जो गलत गतिविधियां उनको रोकना, ये सारा इनका काम है ना। तो ये भी इनकी रिपोर्ट में क्या समझी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी। अगर इनके पास पर्याप्त साक्ष्य हो जाते हैं तो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो जिसको क्या समझा जाएगा, पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा। बस इतना है। तो ये याद भी नहीं रखना, ये तो कोई खास नहीं, ये तो कॉमन है, ये तो सीआरपीसी वाली बातें हैं, तो ये आपको याद ही नहीं रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कौन कोई अलग से इसमें कोई चीज दी नहीं गई है। हाँ, इसमें आपका बस इतना है कि सेक्शन पूछा जा सकता है कि अन्वेषण रिपोर्ट किस धारा के अधीन पेश करेंगे, धारा 56 के अधीन। अब 57 कह रहा है आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट। अब तो ये नया रिपोर्ट पेश कर दी। अब दूसरी रिपोर्ट क्या है, आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट, या आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी 57 में। वहां कौन के द्वारा तैयार की जा रही थी, वहां जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। 56 में किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, अन्वेषण अधिकारी की। मैंने कहा ना सेक्शन पूछ सकते, सेक्शन इसीलिए पूछ सकते हैं। 56 में कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा था, अन्वेषण अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा था, जो आपको पिछली धारा में पढ़ा था 56 में, 55 में। तो 55 में जो अन्वेषण हुआ था उसकी रिपोर्ट कहाँ तैयार की जा रही थी, 56 में। और 57 में रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है, 57 में आबकारी अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, आबकारी अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है 57 में। तो ये याद रखना है। वहाँ आपका, वहाँ भी आबकारी, वहाँ तो जो भी कोई आबकारी अधिकारी भी कर सकता है, या कोई राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी जो भी अन्वेषण के लिए सशक्त है, पुलिस वाला है तो वो भी कर सकता है, तो वो लोग कर सकते हैं। यहाँ कौन करेगा, यहाँ पर्टिकुलर आबकारी अधिकारी की बात करें कि आबकारी अधिकारी क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा 57। तो सेक्शन सेक्शन प्राइस आप याद रख सकते हैं, तो 56 57 तो सेक्शन वाइज ही पूछा जाएगा। इसमें कह रहा है जहां कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी, अभिकरण या तलाशी करता है, वह वहां वहां वह ऐसी गिरफ्तारी, अभिकरण या तलाशी के पश्चात 24 घंटे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी, अभिकरण या तलाशी की समस्त विशिष्टों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को करेगा। और जब तक कि धारा 59 के अधीन जमानत प्रतिकृत न कर ली जाए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या अभिकृत की गई चीज को विचारणा या न्याय निर्णय के लिए सुविधा अनुसार पूर्ण शीघ्रता से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कौन सा आबकारी अधिकारी, कलेक्टर से नीचे का ऐसा कोई अधिकारी है जिसकी रैंक कलेक्टर से नीचे की रैंक का, कलेक्टर से नीचे की रैंक का अगर कोई आबकारी अधिकारी है तो वो क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको देगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी, जो भी सीनियर अधिकारी होता है, वरिष्ठ
जो भी अधिकारी है अपने वरिष्ठ को देगा, इतना याद रखो, अधिकारी लिखने की जरूरत नहीं, वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब जो भी अधिकारी वरिष्ठ, उसका जो बड़ा बॉस है, जिसका वरिष्ठ अधिकारी है, उसको क्या करेगा वो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो भी उसने जब्ती वगैरह की है, जो भी गिरफ्तारी वगैरह की है, 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको सौंपेगा। और जो जब्ती वगैरह की गई है वो किसके अधीन रहेगी, वो न्यायालय के अधीन रहेगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुविधा अनुसार। चीज विचारण न्यायालय के सुविधा अनुसार पूर्ण शीघ्रता से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। और जो भी जब्ती वगैरह हुई है वो किसके समक्ष ले जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं जो विचारण कर रहे हैं उनके समक्ष ले जाएगा। जो भी वस्तुएं वगैरह हुई हैं, जब्ती वगैरह हुई है, उसको न्यायाधीश से क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। तो किस रैंक से नीचे का आप बात करें, कलेक्टर रैंक से, जैसे कि जिला आबकारी अधिकारी वो कलेक्टर के बराबर का, जिला आबकारी अधिकारी कलेक्टर के बराबर का है। तो ये इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे नीचे जितने भी होंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आबकारी आयुक्त को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आबकारी आयुक्त को भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वरिष्ठ अधिकारी है, ना इनको करने की जरूरत है, ना जिला आबकारी अधिकारी को करने की जरूरत है, क्योंकि ये सेम रैंक के होते हैं। वो बात अलग है कि कलेक्टर को पावर ज्यादा होती है, लेकिन रैंक तो सेम ही होती है ना, रैंक सेम होती है। तो ये जिला आबकारी अधिकारी जो होता है उसको भी नहीं करने की जरूरत है, और जो आबकारी आयुक्त होता है उसको भी नहीं करने की जरूरत है। लेकिन इससे नीचे के जो होते हैं, सहायक जिला आबकारी अधिकारी हो सकते हैं, वो सब, उससे नीचे जितने भी होंगे आबकारी अधिकारी होंगे वो सबको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, इनको छोड़ के, इनको नहीं करना है ना। तो इस तरीके से भी सोचना चाहिए थोड़ा, कभी कौन नहीं करेगा फिर, कलेक्टर से नीचे आते हैं तो रैंक भी थोड़ा सोचते, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जैसे बना हुआ पूछ सकते हैं, आयुक्त को करने की जरूरत नहीं, अगर पूछ लिया उनने कि उनमें से कौन सा अधिकारी को कलेक्टर को रिपोर्ट करने की मतलब जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कलेक्टर की रैंक से ऊपर का ये है, आबकारी आयुक्त तो कलेक्टर, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, इन दोनों को जरूरत नहीं रिपोर्ट करने की, क्योंकि ये उसके बराबर के हैं, उससे बड़े, ये बड़ा हो गया, ये बराबर का हो गया। तो इन लोगों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो इससे नीचे है जो रैंक में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग रैंक, देखिए रैंक एक अलग चीज होती है, रैंक जैसे आपका एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, है ना, कलेक्टर हो गया, ये दोनों एक ही रैंक के होते हैं ना, एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन पावर इसको ज्यादा होती है, तो वो एक अलग चीज है, रैंक बड़ा अलग चीज होती है ना। तो ये इस तरीके की रैंकें होती हैं, एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन पावर में थोड़ा अंतर होता है, इनको ज्यादा पावर दे रखा है राज्य सरकार ने, इनको थोड़ा कम दे रखा है। क्योंकि देखिए पुलिस वालों का तो काम, पुलिस वाले तो केवल पुलिस विभाग तक ही सीमित रहते हैं, एसपी तो पुलिस विभाग तक ही सीमित रहता है, भले भले बराबर रैंक है कलेक्टर का, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन कितना है, केवल पुलिस, उससे ऊपर तो नीचे है ही नहीं, बस पुलिस व्यवस्था तंत्र बनाए रखना हो। और कलेक्टर का क्या होता है, कलेक्टर का ब्रॉड है, कलेक्टर हर क्षेत्र में, कलेक्टर पुलिस व्यवस्था और ये वो सब सारे डिपार्टमेंटों में पावर रखता है, दखलंदाजी रखता है, इसीलिए कलेक्टर की पावर क्या है, थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए परीक्षा तो एक ही होती है, और जानते दोनों के लिए अलग अलग कोई परीक्षा नहीं होती, एक ही होती, बस रैंक, रैंक ऊपर लगती तो आइए तो 52nd रैंक पे, इस तरीके से। तो रैंक जो है कि सेम है, मतलब पद श्रेणी से सेम होते हैं, लेकिन पावर कलेक्टर को ज्यादा होती है। अब देखिए 57 ए, पुलिस अभिकृत वस्तुओं का प्रभार लेगी, 57 कह रहा है, सेक्शन 57 कह रहा है, 57 ए, ये कह रहा है कि पुलिस अभिकृत वस्तुओं का प्रभार लेगी, यानी पुलिस क्या करेगी, अपने कब्जे में ले लेगी। अभिकृत माना जब्त वस्तुएं थी, जो अभिकृत वस्तुएं की गई थी, जो जब्त वस्तुएं की गई थी, उसको पुलिस क्या करेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी, अपने भार में ले लेगी, अपने भार में ले लेगी, अपने अधीन कर लेगी उनको, जो वस्तुएं जब्त की गई हैं उनको कौन ले लेगा, पुलिस के अंडर में हो जाएगी, पुलिस के अंडर में क्या कर दी जाएगी, रख दी जाएगी। इसीलिए कि आबकारी की टीम इतनी नहीं होती, इनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं होती, तो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, लोग जाते हैं, तो जो भार वगैरह जो भी जब्त वगैरह होता है उसको कौन रख लेगा अपने पास, पुलिस। ताकि तो न्यायालय में जो रख लेगा का मतलब ये नहीं कि उनकी हो जाएगी, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है ना, इनके पास इतना फोर्स ही नहीं रहता है पुलिस। अब ये कह रहा है पुलिस थाने का वास्तविक अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिकृत समस्त वस्तुओं को जो कि उससे परिदत्त की जाए, यानी सौंपी जाए, आबकारी वाले पुलिस वालों को सौंप देंगे कि भैया आप रखिए, इसकी निगरानी रखिए, इतनी टीम उनके पास होती नहीं है,
जो उनको सौंपी जाए अपने भार साधन में ले लेगा तथा उन्हें मजिस्ट्रेट या आबकारी अधिकारी के आदेश होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। तो इनका क्या कर्तव्य है, उसको सुरक्षित अभिरक्षा में रखना जब तक कि कोई आबकारी अधिकारी या फिर न्यायालय उनको कोई आदेश ना दे, और रक्षा में रखेगा। और किसी भी ऐसे आबकारी अधिकारी को जो कि पुलिस थाने तक ऐसी वस्तुओं के साथ जाए या जो कि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कुछ प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधित्व किया जाए, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वैसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाए और उसके या उनमें से नमूना ले ले। इस प्रकार लिए गए समस्त नमूने थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से भी मुद्रांकित किए जाएंगे। ये कह रहा है कि जब आपने अब जो भी अभिकृत वस्तुएं थी, जो भी जब्त वस्तुएं थी, वो पुलिस को सौंप दी जाती है, पुलिस उनको क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी, संभाल करके क्या करेगी, रखेगी। अब ये कह रहा है कि उनके साथ जो भी आबकारी अधिकारी जाता है या अन्य कोई अधिकारी जाता है, आबकारी अधिकारी जाता है तो सैंपल लेगा ना, वो उसमें अधिकारी जाता है तो क्या करेगा, तो वस्तु है जो अभिगिरत पुलिस कर लेती है उसमें से सैंपल लेगा। जी सैंपल लेके ये क्या करेगा, आबकारी अधिकारी अपनी सील लगाएगा, अधिकारी क्या करेगा, उसको पैक करेगा, सील लगाएगा। तो ये सील लगाएगा, साथ में जो थाना प्रभारी है उसकी भी सील लगेगी, दोनों की लगेगी। जो चस्पट टाइप की सील होती है, लास्ट की होती है, उसको लगा देते हैं। पूरा चेक पैक वगैरह किया जाएगा, उससे पहले ये सैंपल ले लेगा, सैंपल लेने के बाद क्या करेगा, उसको सील आदि लगाई जाएगी। इसमें आप जो लोग करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस आपने देखा होगा, इसमें आते हैं कि जो बोतलें भर के आता है, बोतलों वगैरह में लेके आते हैं, न्यायालय के सामने कम से कम 10-10, 20-20 सीटें रखी जाती है, पेश की जाती है, फिर सारे क्रम संख्या, मामला, चार्ज, ये सब ऐसे बोतलों की चिट की रहती है, उस पर लिखा रहता है सारी की सारी चीजें, इस तरीके से पेश की जाती है। तो उस साक्ष्य के लिए अब जब लेबोरेटरी में जाएगा तभी तो पता पड़ेगा, तो चेक सैंपलिंग ले सकता है सारी अधिकारी, उस पर सील लगा देगा, और साथ ही जो थाना प्रभारी जिसको सौंपी गई है, जिसकी कब्जे में की गई है, उस पर वो भी अपनी क्या करेगा, एक सील लगा देगा। दोनों की सील रहेगी, आबकारी अधिकारी की भी रहेगी और थाना प्रभारी की भी रहेगी। ठीक है, दोनों की सील लगा दी जाएगी। और पुलिस वालों का क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रखें जब तक या तो न्यायालय कहेगा कि पेश की जाए। जब विचारण चलता है ना, सबूत की बात होती तो न्यायालय आदेश पारित करता है कि साफ पेश किया जाए सबूत। आबकारी वालों को देगा तो आबकारी वाले इनको सूचना देंगे या डायरेक्ट इनको दे सकता है, जैसा आवश्यक समझे। फिर ये लोग जो क्या करते हैं, वो सैंपल जो होते हैं उठा के ले जाते हैं और उनको पेश करते हैं। तो जब्ती की चीजें हैं पुलिस को देते हैं। जब्ती का माल खाना होता है, एक अलग वहां भर रख दी जाती है, जो माल खाने को आदेश देता है मजिस्ट्रेट, तो वो माल खाने से क्या आता है, ये सामान खाता है। अगला देखिए ये क्या कहता है, सेक्शन 58। 58 क्या है, 58 कह रहा है गिरफ्तारियां, तलाशी आदि किस प्रकार की जाएंगी। ये कह रहा है कि गिरफ्तारियां, तलाशी जो है किस प्रकार की जाएंगी। 58 देखिए, कैसे की जाएंगी, कोई खास प्रक्रिया नहीं कि अलग से की जाए, जैसे सीआरपीसी में की जाती सेम वैसे की जाएंगी, कोई अलग सी कोई बात इसमें नहीं। देखिए क्या कहते हैं, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के वे समस्त उपबंध जो गिरफ्तारी अभिरक्षा के विरुद्ध किए जाने, तलाशियां, सम्मनों, गिरफ्तारियों के वारंटों, तलाशी वारंटों, गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों को पेश किए करने, अभिगृहित की गई चीजों के व्यय से संबंधित यथासाध्य उन समस्त कार्रवाइयों को लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में की गई। कुछ नहीं याद रखना आपको इसमें, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, जैसे सीआरपीसी में की जाती है। क्वेश्चन आपका ही खत्म नहीं कर, इतना ही याद रखना। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, जैसे सीआरपीसी में की जाती है वैसे ही यहाँ भी की जाएगी, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है कि गिरफ्तारी का यहाँ कोई अलग प्रोसीजर। तो जैसे सीआरपीसी में की जाती है वैसे की जाएगी। सीआरपीसी में कैसे की जाती है आप जानते हैं, कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, अगर इकरार करता, मना करता, इनकार करता तो बल प्रयोग के द्वारा भी गिरफ्तार कर सकता है ना, पकड़ के पीछा करके भी गिरफ्तार कर सकता है। कोई चीज को दरवाजा खिड़की तोड़ना हो तो उसको तोड़ के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो वही चीज यहाँ है, उसी तरीके से ये लोग भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, है ना। तो तैयार याद रखना, सीआरपीसी में जैसे गिरफ्तारी होती वैसे ही यहाँ भी गिरफ्तारी। अब देखिए क्या कहता है 59, सेक्शन 59 क्या कहता है। सेक्शन 59 कहता है वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति, ये प्रतिभूति से समझे, उपसंजाति से प्रतिभूति, काय की प्रतिभूति, उपसंजाति की अनुपस्थिति के लिए, छूट के लिए, या छूट कह लीजिए, छूट के लिए प्रतिभूति बॉन्ड भरवाया जा सकता है।
कि आप सही समय पर उपस्थित होंगे, उसके लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ये कह रहा है पहला इसका। धारा 59 काम में विनिर्दिष्ट, पहला कह रहा है 59 काम में विनिर्दिष्ट, धारा 59 काम में विनिर्दिष्ट अपराध के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अर्थ के अंतर्गत जमानती होंगे। ये कह रहा है धारा 59, 59 ही है, 59 यही है कि धारा 59A को छोड़ के, 59 कौन से को छोड़ के, 59A को छोड़ के, ये ध्यान रखना। ये कैसे अपराध है अजमानती, ये क्या कह रहा है 59A को छोड़ के समस्त अपराध कैसे होंगे, ये कह रहा है दूसरा। इसका पहला जमानती होंगे, 59A को छोड़ दिया जाए तो सारे अपराध कैसे होंगे, जमानती। ये थोड़ा याद रखना, कौन सी धारा है 59A को छोड़ के सारे अपराध कैसे होंगे, जमानती होंगे। 59A आगे है, जो नीचे दी है वो वाली धारा। समस्त अपराध कैसे होंगे, जमानती होंगे। कौन से अपराध जमानती नहीं है, अजमानती वो कितने में बताए जाएंगे, यानी कि 59A में बताएंगे। और उस पर कौन से प्रोविजन लागू होंगे, सीआरपीसी। ये भी याद नहीं रखना, केवल सारे अपराध जमानती हैं, केवल 59A को छोड़ के। और एक इन पर कौन सी प्रक्रिया प्रोसीजर लागू होगा, सीआरपीसी का प्रोसीजर लागू होगा। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जैसे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का अधिकार ना हो, इस अधिनियम के अधीन वारंट पर गिरफ्तार ना किए जाकर अन्यथा गिरफ्तार किया गया हो तो वह, ये कह रहा है ऐसा कोई राजस्व अधिकारी वगैरह है, सॉरी राजस्व नहीं, आबकारी अधिकारी, ऐसा कोई आबकारी अधिकारी वगैरह है जिसको वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति वगैरह नहीं थी, अन्यथा कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वो क्या प्रक्रिया होगी। पहला कहता है ऐसे निकटतम आबकारी अधिकारी के जिससे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार हो, या पुलिस थाने के निकटतम भाषाधक अधिकारी के जो कि निकटतम हो समक्ष पेश किया जाएगा या भेजा जाएगा। ये कब कह रहा है, जब किसी अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया हो आबकारी और उसे वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति नहीं थी, तो वो अधिकारी क्या करेगा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो वो जो भी उसका वरिष्ठ अधिकारी आबकारी अधिकारी है, आबकारी अधिकारी उसके समक्ष ले जाएगा, या फिर निकटतम थाने के पास ले जाएगा। निकटतम थाना अधिकारी होता है, जो थाना प्रभारी होता है, उसके समक्ष क्या करेगा, उसे पेश किया जाएगा। या तो जो आबकारी अधिकारी है उसके समक्ष पेश किया जाएगा उसे, या निकटतम थाने में उसे पेश किया जाएगा। कब पेश किया जाएगा, जब वारंट के बगैर गिरफ्तार करने की उसको अधिकारिता नहीं थी। ऐसा कोई अधिकारी था जिसको अधिकारिता नहीं थी, उसने गिरफ्तार किया, तो वो अधिकारी के बारे में कह रहा है कि ये इनके समक्ष पेश करेगा। या तो अपने आबकारी अधिकारी के समक्ष पेश करेगा जिसको क्या गिरफ्तार करने की शक्ति थी, कौन से आबकारी अधिकारी, जिसको गिरफ्तार करने की शक्ति थी या छोड़ने की शक्ति है उसको, या फिर निकटतम पुलिस थाने में क्या करेगा, उसको पेश करेगा। तीसरा देखिए इसका क्या कहता है, ये कोई खास नहीं। तीसरा है जब कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन वारंट पर गिरफ्तार न किया जाकर अन्यथा गिरफ्तार किया गया हो, जमानत देने के लिए तैयार हो, और ऐसी गिरफ्तारी ऐसे अधिकारी द्वारा जैसे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार हो, गिरफ्तार किया गया हो, या उपधारा 2 के अनुसार उसके समक्ष पेश किया गया हो, तो वह जमानत पर या उसको छोड़ने वाले अधिकारी के विवेक पर उसके स्वयं के बंद पत्र पर छोड़ देगा। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, अगर वो अपनी जमानत भरने को तैयार है, जमानत भरने को तैयार है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमानत देने को तैयार है अगर व्यक्ति, तो वो जिस अधिकारी ने भी उसे गिरफ्तार किया था, जिसको या फिर इसको सौंपा गया था, इनको दोनों की बात कर रहे हैं, इनको भी और जिनने गिरफ्तार किया था उनको भी, वो भी क्या कर सकते हैं, उसके खुद के बॉन्ड भरवा करके क्या कर सकते हैं, उसको जमानत पर छोड़ सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, उसे बॉन्ड भरवा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जिसने गिरफ्तार किया था वो अधिकारी भी, या उनको सुपुर्द किया गया है, इन अधिकारियों को सौंपा गया है, निकटतम थाने में सौंपा गया, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अगर उससे बॉन्ड भरवा लेंगे और बॉन्ड भरवा के क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे लिखा है जमानती अपराध कैसे, जमानती, इसलिए बॉन्ड भरवा के क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चौथा कहता है, जिसका सेक्शन क्लॉज चौथा कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 441 से 444 की तथा धारा 440 एवं 449 के उपबंध
यथाशक्ति ऐसे मामले में लागू होंगे जिसमें इस धारा के अधीन जमानत प्रतिकृत कर ली जाए या बंधपत लिए जाए। तो ये कह रहा है जो 444 के सीआरपीसी के जो प्रोविजन है 441 से 444 तक के, वो यहाँ भी लागू होंगे। 444 तक के जो जमानत वाले कह रहे हैं कि जो प्रोविजन वगैरह है वो यहाँ भी लागू होंगे। 446 सॉरी 400 और ये वाले 446 से 449, ये खैर आपको याद नहीं लिखना, ये तो लिखा, ये आपको याद नहीं रहेगा, तो ये भी याद, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल इतना याद रखिए जो सीआरपीसी में जो प्रोविजन है जमानत वगैरह के संबंध में, सारे के सारे प्रोविजन क्या कह रहा है यहाँ भी लागू होंगे। बस इतना याद रखना, और वो नहीं पूछा जाएगा कि 444 46 ये नहीं पूछा जाता है ना। तो सीआरपीसी के जो है प्रोविजन वो यहाँ लागू होंगे। अब देखिए 59 सेक्शन 59 ये कहता है, अपन ने पढ़ा ना अभी कि इसको छोड़ के अपराध कैसे होंगे, अजमानतीय होंगे। सेक्शन 59 ए ये कह रहा है कि इसको छोड़ के ऊपर ही पढ़ा है, तो ये कहता है अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे। तो ये थोड़ा सा आप देखें कौन कौन से अपराध अजमानतीय, कौन से अपराध है अजमानतीय। देखिए अपराध दो प्रकार के होते हैं ना, आपने देखा हो, विचारण की दृष्टि से या अपराध की दृष्टि से अपराधों को दो भागों में बांटते हैं, जमानती और अजमानती। अपराध की दृष्टि से अपराधों की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, एक जमानती होते हैं और एक होते अजमानती है। अब आप कहोगे अजमानती का मतलब क्या है कि जिनमें जमानत नहीं होती, इनमें भी जमानत होती है। जमानती अपराधों में भी जमानत हो सकती है और अजमानती अपराधों में भी हो सकती है। बस अंतर ये कि ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और वहाँ अधिकार होता है, राइट होता है, इतना अंतर होता है। जमानती अपराध जो है आपकी राइट है, आप मांग सकते हो, जमानत देते हो भरते हो तो आपको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। और अजमानती अपराध में क्या राइट नहीं है, आपका मांग नहीं सकते, जमानत तो हो जाती है लेकिन आपका राइट नहीं। आप जमानत मांगे, न्यायालय का विवेक है, वो देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, ये अंतर होता है। जमानती अपराध का अर्थ ये नहीं होता कि जमानत ही नहीं होगी। ठीक है, गंभीर होते हैं, और जमानती अपराध एक तरीके से समझिए गंभीर अपराध है, तो यहाँ न्यायालय का निर्णय है कि वो आपको जमानत दे या ना दे। ठीक है, आप राइट नहीं कर सकते, आप अधिकार पूर्वक उसे मांग नहीं सकते, आप आवेदन लगा सकते हैं, न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि श्रीमान जमानत दे दी जाए। न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो दे देगा, नहीं लगता तो नहीं देगा। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ेंगे, वो किसी आरपीसी में पढ़ेंगे, जो उसमें पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या इस अधिनियम की धारा 49 में अंतर्गत किसी बात की होती है। ये कह रहा है कि सीआरपीसी या धारा 49 जो हमने पढ़ा है उसमें कोई भी बात हो उसके अधीन रहती है। कौन कौन से अपराध जो है अजमानती समझे गए। देखिए सिंपल से है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वही सेक्शन है, पहले मैंने बताया था आपको, ध्यान हो। पहला कह रहा है, पहला जो कह रहा है, पहला कह रहा है धारा 49 ए के अधीन दंड नहीं होता। सेक्शन याद रखना, सेक्शन कौन सा, 49 ए के अधीन। 49 ए कौन सा पढ़ा था आपने, जो मानवीय की उसके बारे में कह रहा है, वो अपराध कैसे हैं अजमानती। ये कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, सेक्शन याद रखना है। ये वाले अपराध कौन से, अजमानती अपराध। ये कह रहा है 49 का के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुव्यक्ति धारण कर रहा है और जो धारा 34 की धारा एक के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में संयुक्त है के संबंध में, और जहां ऐसा अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक है, किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कोई भी अग्रिम वगैरह जमानत वगैरह का आवेदन आपके ग्रहण नहीं किया जाएगा कि साहब पहले से पहुंच गई जमानत। अग्रिम जमानत का क्या होता है, पहले से जमानत आपको पता है कि साहब हमें गिरफ्तार किया जा सकता है और आप अपनी जमानत लगा देते सीआरपीसी में ना 438 में सील भी कह रहा है। तो यहाँ कोई अग्रिम जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है। 34 का ये देख लीजिए, तो पहला खंड का और खा काय से संबंधित है। 34 का आपका का और खा है, का है किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण परिवहन वगैरह से संबंधित है। वो खा है उन मामलों के सिवाय जो 38 में उपबंध किया गया है, कोई मादक द्रव्य बेचेगा। और 50 वर्ष तो मतलब खेती वगैरह वाली बात आ गई, खेती वगैरह विनिर्माण वगैरह करता है अवैध रूप से,
विनिर्माण करता है, परिवहन करता है, आयात वगैरह करता है या मादक द्रव्यों को बेचता है और 50 वर्ग लीटर से अधिक मात्रा है, तो ऐसा अपराध क्या है, अजमानती समझा जाएगा। यानी धारा 49 के तहत भी अपराध जो आते हैं वो भी समझे जाएंगे, साथ ही साथ उसका विनिर्माण वगैरह करते हैं आप, है या उसका विक्रय करते हैं अभी अवैध तरीके से, तो ऐसा अपराध कहता है अजमानती अपराध। ऐसा अपराध कहता है अजमानती अपराध। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है धारा 49 के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुव्यक्ति धारण कर रहा है, वो जो धारा 34 की धारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से में अभियुक्त है, तो जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या इसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक हो, जमानत पर या स्वयं उसके बंदपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया और उस मामले में ऐसा आवेदन 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 का लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया जाए, तथा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अब उस ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, और यह कि जब वह जमानत पर हो तब यह संभावना नहीं है कि वो कोई अपराध करेगा। पहले इतना देखें, तो ये कह रहा है कि कुल मिला के कि इस अधिनियम की धारा 49 के तहत अगर कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसके द्वारा, तो इसमें सबसे पहले लोक अभियोजक को विरोध का मौका दिया जाएगा, तब तक उसकी जो है उसको जमानत वगैरह जो है कोई भी कार्रवाई है उसकी मंजूर नहीं की जाएगी। तो इसमें विरोध का मौका दिया जाएगा। विरोध कौन करेगा, विरोध का मौका दिया जाएगा लोक अभियोजक को, विरोध का मौका दिया जाएगा। वो भी सारी चीजें देखी जाएगी कि भागने की कंडीशन में तो नहीं है, भाग तो नहीं सकता, ये सारी चीजें। तो विरोध करने का मौका किसको दिया जाए, जब ये आवेदन लगाएंगे ना जमानत का, जिनने जो अपराध किया है ये आवेदन लगाएंगे तो आवेदन का विरोध करने का मौका किसको दिया जाएगा, लोक अभियोजक को दिया जाएगा, तो लोक अभियोजक की बात दी जाएगी। अगला देखिए, परंतु देखिए इसका परंतु क्या कहता है, तो कुछ नहीं याद रखना आपको, ये भी आप जानते हैं लोक अभियोजक वाली बात, ये सब कॉमन बात है तो आप जानते हैं कि याद करते हैं, तो लोक अभियोजक को विरोध का मौका दे। आपको बस इतना याद रखना है ये वाला अपराध कैसे होते हैं, अजमानती होते हैं, बस ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। अब देखिए, परंतु कोई भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को धारा को जहाँ वह धारा 34 की धारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से संबंधित है जिसमें उस अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक है, 60 दिन से अधिक की कुल कालावधि के लिए, तथा जहां वह धारा 49 का के अधीन किसी अपराध से संबंधित है 120 दिन से अधिक की कुल कालावधि के लिए अभिरक्षा में विरोध रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा, तथा यथा स्थिति 60 दिन या 120 दिन की ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर और रिपोर्ट या शिकायत न किए जाने की दशा में अभियुक्त को जमानत प्रस्तुत करने पर निवृत्त कर दिया जाएगा। ये वो कह रहा है कि अवधि गिरफ्तारी की जो अभिरक्षा की अवधि की बात कह रहा है कि अगर 50 वर्ग लीटर से की मात्रा की बात कह रहा है, ये भी कैसे अपराध है, अजमानती। 50 वर्ग से अधिक अगर मात्रा आपके पास पाई जाती है तो ये भी अजमानती अपराध है। ये क्या कह रहा है, ऐसे मामले में कितने दिन तक उसको अभिरक्षा में रखा जा सकता है, 60 दिन तक रख सकते हैं। 60 दिन तक अभिरक्षा में पुलिस ने चालान आदि जो पेश नहीं किया तो क्या कर दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जमानत का अधिकार होगा। अगर पुलिस ने 60 दिन से इनको बंदी बना रखा है, जेल में रखे हुए हैं, फिर है ना थाने में धरे हुए, जेल में बेचारा पड़ा है, 60 दिन हो गया है, 50 बल्ब से लीटर, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई चालान वगैरह पेश किया, तो ऐसे मामले में कुल मिला के कितने दिन में पुलिस करेगी चालान पेश, या आपका अधिकारी करेंगे 60 दिन के भीतर। और अगर वही अपराध काय से संबंधित था, 49 से संबंधित है, तो ऐसे मामले में कितने दिन के भीतर चालान पेश करेंगे, 120 दिन। यहाँ कितने दिन तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं, 120 दिन तक। यहाँ चालान पेश करने की, मान लीजिए चालान आप समझ लीजिए, चालान पुलिस कितने दिन में पेश करेगी, 120 दिन में, ये भी याद रखना, 120 दिन में यहाँ पे रहेगी। और अगर 50 बल्ब की बात रहा है तो यहाँ कितने दिन में पेश करेगी, 60 दिन में। इससे ज्यादा अगर गिरफ्तार रखते हैं, मतलब 60 120 दिन निकल गए या 60 दिन निकल गई, जैसी भी स्थिति हो, तो फिर इनको जमानत का अधिकार है, फिर इनको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो इनको जमानत पर छोड़ दिए जाएगी। जमानत लिखाई है तो इन दोनों को किराए का अधिकार होगा, जमानत का अधिकार होगा। अगर 120 दिन या 160 दिन जैसी भी स्थिति हो, तो 49 के मामले में 120 दिन
और 50 प्रतिशत से अधिक मामला में 60 दिन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आई, देखा ना आपने। तो 120 दिन कौन से मामले में, 49 ए वाले मामले में कितने दिन तक रख सकती पुलिस या आबकारी अधिकारी, 120 दिन तक। 120 दिन तक कर लीजिए अन्वेषण वगैरह जो करना है, उसके बाद चालान पेश करिए न्यायालय, और इसके बाद यहाँ पे टिकली 60 दिन में करिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर छोड़ दिया जाएगा, जमानत का इनको क्या होगा, राइट होगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता अब छोड़ दिया जाएगा का मतलब ये मत समझ लेना कि बिल्कुल दोष मुक्त हो गए। जमानत का अधिकार हो गया, मामला तो चलेगा जब भी केस होगा, जमानत हो जाएगी, जाइए बाहर जाइए, अब जो मामला चलेगा तब बुलाएंगे तारीखों पे आना। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मुक्त हो गए, मुझे 60 दिन में कर दिए तो मुक्त हो गए, मुक्त नहीं हो गए। पुलिस आगे जो करती कार्रवाई वो चलेगी, जो मामला चल रहा है आपको जब बुलाया जाएगा बुलाया, बस जमानत के अधिकारी हो गए, अब बाहर रहिए, जब बुलाएंगे तब आना, ठीक है। तीसरा कहता है जमानत मंजूर करने के लिए खंड 2 में विनिर्दिष्ट परिसीमा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या जमानत मंजूर करने से संबंधित तथ्यों में प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन विहित परिसीमाओं के अतिरिक्त होगी। ये तो पहले ही अपन अतिरिक्त है ही, तो अतिरिक्त होगी जो अपन उसमें सीआरपीसी में पढ़ते हैं 60 दिन और 90 दिन की अवधि पढ़ते हैं, वो कह रहा है उसके अतिरिक्त होगी। तो ये क्या कह रहा है, उसके अतिरिक्त होगी, ये अवधि जो है उसके अतिरिक्त होगी। इसमें लिखा जमानत मंजूर करने के लिए खंड 2 में विनिर्दिष्ट परिसीमा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या जमानत मंजूर करने के संबंध तथ्यों में प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन विहित परिसीमाओं के अतिरिक्त होगी। तो ये क्या है, उनसे अलग है, अतिरिक्त उनके अतिरिक्त होगी, जो है वो नहीं होगी जो सीआरपीसी में, ये उससे अतिरिक्त है। अलग से किए है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये उससे अतिरिक्त। सीआरपीसी में जो दिए 60 और दिन, वहां उनका अर्थ 60 की जगह क्या लगाएगा, 60 और 120 दिन। वहां 60 और 90 है, यहाँ क्या लगाया जाएगा, 60 और 120 दिन अर्थ लगाया जाएगा। सीआरपीसी की बात होती तो 60-90 अर्थ लगाते, यहाँ अर्थ क्या लगाएंगे, 60-120। 60-90 की जगह क्या हो गया, 60-120 हो गए। अब देखिए सेक्शन 61 और देख लीजिए सेक्शन 61, अभियोजन का निर्बंधन। ये क्या है, अभियोजन। अभियोजन का निर्बंधन, अभियोजन का निर्बंधन, 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 अभियोजन का निर्बंधन। ये क्या है, अभियोजन का निर्बंधन है। ये कह रहा है कोई भी न्यायालय कैसे किया जाएगा निर्बंधन, कोई भी न्यायालय, मैनेजमेंट वगैरह, निर्बंधन वगैरह, निर्बंधन मतलब कैसे किया जाएगा, अभियोजन वगैरह कैसे किया जाएगा, जो प्रक्रिया होगी ना वो कैसे की जाएगी। पहला लिखा है इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा 34, धारा 37, धारा 38 या धारा 39 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर के या जिला अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के जिसे कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए परिवाद या रिपोर्ट पर ही होगा। मतलब ये कैसे की जाएगी कार्रवाई, आप न्यायालय में जो कार्रवाई करेंगे तो कैसे की जाएगी, किस कैसे कैसे की जाएगी, इसका संज्ञान जो है कैसे लिया जाएगा, संज्ञान की बात कह रहा है, संज्ञान कैसे लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से या आप जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से, आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, या कलेक्टर द्वारा सशक्त अन्य कोई आबकारी अधिकारी। किसके द्वारा सशक्त, कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर द्वारा सशक्त आबकारी अधिकारी द्वारा भी क्या किया जाएगा, इसमें क्या होता है, परिवाद पर, ये क्या कह रहा है, परिवाद पर, परिवाद पर मामला पेश किया जाएगा। कौन करेगा परिवाद, या तो कलेक्टर करेगा या जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा के माध्यम से परिवाद किया जाएगा, या फिर कलेक्टर ने सशक्त किया गया हो किसी आबकारी अधिकारी को तो उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, परिवाद पेश किया जाएगा। तो ये याद रखना, सशक्त कौन कर रहा है, आप जिला ये ना करके कौन कर रहा है, ये कर रहा है कलेक्टर के माध्यम से सशक्त जो आबकारी अधिकारी है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, परिवाद पेश किया जाएगा और परिवाद के माध्यम से न्यायालय में मामला आएगा। दूसरा क्या कहता है, बी कह रहा है इस धारा की
इस अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवार या रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये दोनों बातें कह रहा है धारा 49 से भिन्न, कह रहा है धारा 49 से भिन्न कोई भी अन्य कोई अपराध है तो किसकी से आबकारी अधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है, आबकारी अधिकारी या पुलिस पुलिस अधिकारी के माध्यम से क्या किया, उसके इन दोनों के क्या क्या है, परिवार पर क्या किया सकता है मामला, या पुलिस परिवार या रिपोर्ट दोनों दोनों है, परिवार और रिपोर्ट दोनों, तो दोनों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, या एक या परिवार किया जाए या रिपोर्ट किया जाए, दोनों के माध्यम से क्या किया जाएगा, मामला संस्कृत किया जा सकता है। इसको छोड़ अन्य कोई मामला है तो उनके माध्यम से आबकारी अधिकारी कर सकता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है, इनको छोड़कर। दूसरा है, इसमें दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के सिवाय कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम या उसके अधीन के किसी नियम या आदेश के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियोजन उस तारीख से जिसको कि उस अपराध का किया जाना अविकथित है 6 माह के भीतर संस्कृत ना किया गया। ये डेट आ गई है यार, ये लोग कब, न्यायालय मजिस्ट्रेट जो है, न्यायाधीश जो है, वो मामले को ग्रहण नहीं करेगा अगर मामले को जब से अपराध हुआ था तब से 6 माह की अवधि बीत जाए। तो कितने दिन के भीतर पेश करना पड़ेगा इन्हें मामले को, 6 माह, ये याद रखना है। ये डेट आई ना एक निकल के, तो ये डेट याद रखना है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है तो न्यायालय के भीतर मामला कितने दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए, 6 माह के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर 6 माह के भी निकल गए, 6 माह भी निकल गए तो मामला खत्म, फिर न्यायालय मामले को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा, फिर देखिए जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो सीधा सीधा कि किसी को बिठाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि पुलिस वाले या आबकारी वाले किसी को बिठा रहे होंगे पूरे कांड के लिए, 6 महीने हो गए, आप क्या सो रहे हो, इसीलिए इस तरीके के प्रॉब्लम के 6 माह के बाद तो न्यायालय क्या करेगा, मामले को ग्रहण नहीं करेगा। न्यायालय राज्य सरकार ने सबमिट किया है, तो ऐसा कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको राज्य सरकार ने सतत किया है, वो 6 माह के भीतर मामले को प्रस्तुत नहीं करता है तो मामले को ग्रहण नहीं करेगा। ये याद रखना, ये वाली बात। ठीक है, 61 ए और जुड़ा, राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान। ये क्या है, राज साक्षी का मतलब क्या होता है, राज साक्षी का मतलब होता है कि मान लो 4-5 लोग पकड़े जाते हैं, उसमें से एक गवाह को तोड़ लिया जाता है, वो सरकार के पक्ष में या कह लीजिए लोक अभियोजक के पक्ष में या आबकारी पुलिस के पक्ष में क्या हो जाता है, गवाह बन जाता है, सबूत दे देता है, अन्य के विरुद्ध में दे देता है। तो ऐसे साक्षी को क्या बोला जाता है, राज साक्षी। इसकी जरूरत क्या होती है, कभी कभी क्या होता है गिरफ्तारी होती है तो सबूत का अभाव होता है तो पुलिस वगैरह जो है उनको तोड़ देते हैं कि साहब हम आपको सजा में माफी दिला देंगे, आप राज साक्षी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति राज साक्षी बन जाता है सबूत की दृष्टि से। तो देखिए अब क्या कहता है, ये कह रहा है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए तब अपराध अपराध की जांच या विचारण करने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो कि उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस तर्क पर क्षमादान कर सकेगा कि वह अपराध से संबंधित समस्त तथ्यों को पूर्ण और सत्य प्रकट करे। तो कौन कौन क्षमा कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम, सीजीएम कर सकता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये दोनों को विचारण के प्रक्रिया में क्या होता है, न्यायाधीश कह सकते हैं भैया कि तुम 2 लोग पकड़े, उनमें से कहेंगे कि भैया जो भी तुम्हें मैं सच बताएगा आपकी सजा माफ कर देंगे, आप एक काम करो सच सच बता दो। अगर ये सच सच बताते हैं तो ये मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये राजशास्त्री कौन मना कर, कौन कौन कर सकता है, सीजीएम कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, यही करेंगे ना, पुलिस वाले तो करेंगे नहीं। तो ये न्यायाधीश क्या कर सकता है, उनको समाधान कर सकता है। ये बना लेते हैं पुलिस वाले, न्यायालय में पेश कर देते हैं, कहते हैं कि श्रीमान जी राज साक्षी हुए हैं, इनका ले लिया जाए, तो वो हो जाता है ना। तो यार राज साक्षी कितने में, 61 इनको क्या दिया जा सकता है, समाधान दे सकता है। कौन दे सकता है, सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है। बाकी का जो है कल देखेंगे अपन, 8A और लास्ट कल कल हो जाए, कल तो खत्म हो जाएगा है ना। तो बाकी का जो चैप्टर 9 है और 8A है, तो दोनों के दोनों कल, ठीक, चलिए। साहिल।
ओ साहिल भाई। हेलो। हेलो। कहाँ हो हाँ भैया? भाई। पानी नहीं गिरवा रहे हो क्या? पानी गिरवा रहे हो नहीं क्या? अरे ट्रेन में हूँ यार, तबीयत हैं? सही नहीं थी तो बिलासपुर आ गया था दिखाने के लिए डॉक्टर को, वापस हो रहा हूँ। क्या बोला डॉक्टर? अरे हो गया, डॉक्टर बोला कि यार वही बताया कि मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो। और वो हाँ। जो सुई लगवाए हो उसी का थोड़ा सा वो है। तो अरे मैं कहा कि अब वो तो सुई लगे तो 3-4 दिन हो गए सर। बोले नहीं, हम्म। थोड़ा सा बेड रेस्ट करो। तो वही हम्म। लौट रहा था अरे मैं अभी आपका ट्रेन। इंतजार ही का फोन नहीं लग रहा है ना आपका, इसलिए पूछा मैं। फोन नहीं लग रहा था आपका। कॉल करता हूँ, रुको, और फोन लग मेरे जाएगा। भाई और का है। कॉल लग जाएगा, कॉल आपको। करो ना, हो जाएगा। तो लग जाएगा, मतलब नेटवर्क में हूँ तो अभी तो हाँ भाई। ये हाल है भैया मेरे यार, ये माँ कसम, तुम लगवाए कि नहीं? हाँ? अरे नहीं यार, तो वो एक तो वो न्यूज़ चली है यार, पेपर वेपर में इंदौर में नॉर्मल निकला है ना अभी। तो शायद मतलब अभी तो पीएससी नहीं होने वाली, तो उसमें जो मतलब जो एग्जामिनर होंगे तो वो तो दोनों डोज है ना, पढ़े ना उसको। और जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए फर्स्ट डोज अनिवार्य है, ऐसा करके निकला। पता चला अपने में दोनों डोज बोल दे तो अपन साला एक ही डोज अभी पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर दोनों डोज में तो परेशानी हो जाएगी।